दोस्तों, क्या आप फाइनेंस के बारे में जानना चाहेंगे? अगर हाँ, तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो मोटे तौर पे यानी कि आम तौर पर हम मेनली किन चीज़ों की बात करते हैं कि इनकम में से करने वाले हम एक्सपेंस। इनकम होगी तो एक्सपेंसेस के ऊपर हम कुछ खर्च यानी खर्चा। और जब हम इनकम कर देते हैं उसका एक पोर्शन हम एक्सपेंस कर देते हैं यानी खर्च कर देते हैं। और जो कुछ बचता है उसको हम फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं यानी कि सेविंग्स फॉर फ्यूचर। जो एक नॉर्मल हम बात करें, अगर हम सेविंग की बात करें, सेविंग को भी अगर हम आगे देखें तो इसको दो चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसको कहते हैं नॉर्मल सेविंग, और एक हो सकता है इसको हम कहीं इन्वेस्ट कर दें फॉर फर्दर जनरेशन ऑफ इनकम, तो हम उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। एक सेविंग एक इन्वेस्टमेंट, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं, छोटा सा फर्क होता है। हमने एक इनकम ली, लेट्स अज्यूम कि हमने 100 रुपये की इनकम हमारी हुई, उसमें से हमने 70 रुपीज़ हमारी बेसिक नीड्स के लिए या कुछ और खर्चों के लिए एक्सपेंस कर दिया, तो अब हमारे पास पैसे बचते हैं 30। अब इसको हम दो तरीके से रख सकते हैं, तो हम अपने पास इसको कैश में रखें कि अपने घर पे अपनी जेब में हमने कैश रख लिया कि अब फ्यूचर में जब हमारे पास इनकम कम होगी या कुछ और रीजंस हो गए तब यूज़ करेंगे, या हम इसको सेविंग अकाउंट इन बैंक और पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक या बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। नॉर्मली हम बैंक की बात करेंगे तो उसकी आगे रहेगी, तो हम सेविंग अकाउंट में बैंक में रख सकते हैं इसको। तो इसमें क्या ये होती है हमारी, नॉर्मली हम इसको बोलते हैं कि हमने सेव कर लिया फॉर फ्यूचर। लेकिन अब देखिए कि हमारे बैंक में पैसे रखे हुए हैं, अगर हम इसको कहीं कहीं इन्वेस्ट किया जाए, कि अब हम सोचते हैं कि पैसे हैं इसको जनरेशन किया जाए फर्दर और जनरेट कर सके ताकि हम इनकम, तो हम इसको क्या करेंगे, कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि क्या करेंगे हम इसको इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट का मतलब इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सब कहाँ कहाँ की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट्स के बहुत से तरीके होते हैं कि कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम रिस्क फ्री बात करें तो हमारे पास होती हैं एफडी या टर्म डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट्स में अगर हम बात करें एफडी के अलावा आपकी आरडी, एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी, आरडी का होता है रिकरिंग डिपॉजिट, और ये होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड डिपॉजिट अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, इसमें होता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स में रहते हैं एक अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट को हम एक फिक्स्ड टर्म के लिए डिपॉजिट करा देते हैं, उसके ऊपर एक हायर इंटरेस्ट हम गेन करते हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं इसकी कि कैसे हमने वो करना है कि रिकरिंग यानी कि हर मंथ में थोड़ी थोड़ी अमाउंट, कि हम एक साथ सारा पैसा नहीं हमारा ब्लॉक करा सकते, तो हर मंथ एक अमाउंट लाइक कि 1000 पर मंथ हम एक डिपॉजिट कराते रहेंगे टर्म डिपॉजिट सम स्कीम में, और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट गेन करते रहेंगे। इसके अलावा आती है कुछ पेंशन स्कीम्स, अगर हम जैसे कि पीपीएफ और एनपीएस। अब ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सी होती है जिसके बारे में हम अलग अलग टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे। और अगर उसके बाद भी बात करेंगे और क्या क्या हमारी स्कीम्स हो सकती है, इसके अंदर हम फ्यूचर के लिए पेंशन के लिए हमने शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं अगर हमें नॉलेज है तो। इसके लिए काफ़ी वाइड नॉलेज की नॉर्मली देखा जाता है कि जरूरत होती है, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत हाई होता है। ये लो रिस्क, ये जितनी भी थी ये लो रिस्क की थी, इसमें रिस्क हाई रहता है, हाई रिस्क। हम अपनी वीडियोस में हर इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे कि फाइनेंस से जुड़ी हमें जो नॉलेज हम वो कैसे मिल सकती है, और क्या 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 हम इसके अंदर और गेन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी हमने इन्वेस्टमेंट्स की बात की, इसके बाद हम सबसे पहले जो हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियोस में वो करेंगे एनपीएस के ऊपर। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, जो ओपीएस के बाद आई 2004 में। इसका जो नाम है वो है नेशनल पेंशन स्कीम। जल्दी अब नेशनल पेंशन स्कीम। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम की। जब हम नेशनल पेंशन स्कीम की बात करेंगे तो हम इसमें क्या क्या बातें जानेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम में सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक और इंट्रोडक्शन की, पेंशन क्या होता है, इसके क्या क्या महीने हैं, इसके बारे में जितना भी तो। उसके बाद एनपीएस से रिलेटेड एक सवाल हम स्कीम आई थी उसके बारे में जानेंगे।
एनपीएस के रिगार्डिंग कितनी एजेंसीज बनाएगी, कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पैन क्या होता है, एनपीएस के अंदर कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एनपीएस का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, कितनी अमाउंट हम एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, और उसके बाद वो जो अमाउंट हम एनपीएस की स्कीम के अंदर हम कंट्रीब्यूट करेंगे, उस अमाउंट को एनपीएस में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा जिससे हमें रिटर्न मिलते हैं। इसमें कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं है जैसे एफडी है उसमें होता है, इसमें मार्केट पे डिपेंड करता है। तो कहाँ का और किस प्रोपोर्शनेट में, किस एसेट्स में इक्विटी में कितना, डेट्स में कितना, इस बारे में भी आपको जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद कि अब आपने एनपीएस में पैसा डाल तो दिया, लेकिन अगर आप उसको निकालना चाहते हैं, कि आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है विड्रॉल के, हम ये सारी बातें इस सीरीज में जानने का प्रयास करेंगे। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं जानने का। तो हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे एनपीएस के बारे में, कि अगर आपको जानना है कि एनपीएस क्या है तो उसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि पेंशन क्या है। सबसे पहले जो बात होगी वो होगी पेंशन से शुरू, कि पेंशन क्या होता है। पेंशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं इससे पहले भी इनकम की, कि आपको अपने जीवन को एक सुचारू रूप से चलाना है, नॉर्मल रूप में आपने अपने जीवन की सारी दिनचर्या करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे मेन जो जरूरत होती है वो होती है इनकम की, यानी पैसों की जो इनकम। और इनकम के लिए यानी कि अर्निंग फॉर लिविंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी आपकी ज़रूरत क्या है, इनकम, जिसको हम कह सकते हैं अर्निंग फॉर लिविंग, इसकी जरूरत है। लेकिन अब बात करते हैं कैसे, या तो अब इसके दो तरीके, या तो हम कहीं पर जॉब कर रहे हो या हमारा बिजनेस हो। बिजनेस जब हम जॉब करते हैं तो हम अपने कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट में, हम एम्प्लॉई हैं और हम एम्प्लॉयमेंट में हैं, और इसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी हमने अपने आप को ही अपना एम्प्लॉई, एक तरह से इसको मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जब हम किसी, नॉर्मली हम देखते हैं जब हम कहीं एम्प्लॉई होते हैं तो हमारी जो वर्किंग होती है वो लगभग 58 टू 60 ईयर्स ऑफ एज तक वर्किंग करते हैं। तो जब तक हमें मिलती है सैलरी, कि आप 58-60 साल तक वर्किंग कर रहे हैं किसी के अंडर, तो हम वहाँ से लेते हैं सैलरी। जब हम सैलरी की बात करते हैं तो 58-60 साल तक आप सैलरी ले रहे, इससे आप अपने रोज के खर्चे भी कर रहे हैं, आप सेविंग्स भी कर रहे हैं, सब कुछ इसी से मैनेज हो रहा है। लेकिन अब आपकी एज 60 हो गई, हम 60 की ही बात करेंगे अभी एनपीएस के रिगार्डिंग, कि अब आपकी एज होगी 60 ईयर्स। अब आप हो गए 60 ईयर्स का मतलब आप क्या हो गए, रिटायर। रिटायर हो गए तब आपकी सैलरी बंद हो गई, क्योंकि अब सैलरी तो आपको कोई भी एम्प्लॉयर आपको सैलरी क्यों दे, जब आप अब उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए एक टर्म है कि अब आपके, क्योंकि आपने 60 साल किसी कंपनी को दिए, 60 ईयर्स ऑफ एज तक आपने किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी एम्प्लॉयर के लिए आपने काम किया, तो कहते भी आपको 60 ईयर्स के बाद आपको कुछ अमाउंट सैलरी, टोटल नहीं, कुछ अमाउंट आपको आपकी रोज दिनचर्या के काम के लिए जो एक सैलरी का दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर वो देखें तो उसको नाम दिया गया पेंशन। सैलरी को हम कॉस्ट टू कंपनी कहते हैं, वैसे ही पेंशन भी कॉस्ट टू कंपनी ही कहलाई जाएगी। अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप, मैं कहूँगा कि कॉस्ट टू कंपनी, अगर आप प्राइवेट में हैं और वो भी आपको अगर पेंशन दे रही हैं तो पेंशन क्या हो जाएगी, कॉस्ट टू कंपनी, जैसे कि सैलरी होती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर आपका काम आप कार्यरत थे, तो इसमें आपका जो हो जाएगा उसको हम कहेंगे कॉस्ट टू गवर्नमेंट, वो चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। अब बात है कॉस्ट टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है, गवर्नमेंट का अपना तो कोई पैसा नहीं होता, गवर्नमेंट के पास जितनी भी चीज़ें आती है वो आती हैं टैक्स पेयर से। टैक्स पेयर्स जो टैक्स पे करते हैं वही गवर्नमेंट की इनकम होती है, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है आम जनता का। तो आप ये समझे कि जो पेंशन का मेन बोझ है वो किसके ऊपर आता है, आम जनता के ऊपर ही वो आता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ नहीं होता, पेंशन टैक्स के रूप में जो लोगों से पैसे लिए, आम जनता से जो पैसे कलेक्ट किए, उसी चीज़ को आम जनता को या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन के तौर पर वापस देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अब हम बात करेंगे कि ये क्या, अब गवर्नमेंट के पास पैसे आते कहाँ से हैं, जैसे कि हमने कहा आपको, गवर्नमेंट की इनकम वो क्या होती है, टैक्स कलेक्शन फ्रॉम टैक्स पेयर। अब इसी इनकम को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट को क्या क्या काम करना है, गवर्नमेंट को सबसे पहले सैलरीज भी देनी है जितने एम्प्लॉयज़ हैं,
सैलरी है तो जो रिटायर हो उनको पेंशन देनी है। उसके बाद अगर कोई लोन किसी वर्किंग के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने लोन लिया हो तो उसकी लोन की रीपेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट, क्योंकि फ्री तो कोई लोन पैसा आपको ही देगा, चाहे गवर्नमेंट को ही हो। अब उसके बाद डिफेंस, हमारी आर्मी है, पुलिस है, डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, इसके ऊपर भी पैसा खर्च करना है। उसके अलावा और कहाँ जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, वो जाती है जनता के लिए लाभकारी नीतियाँ करनी है, जैसे कोरोना आया उसमें वैक्सीन लगवानी है, तो हम इसको लिखते हैं जन कल्याण योजनाएं। जन कल्याण योजनाएं, ये चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत रहेगी, यानी कि हाँ भी पैसा खर्च किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अब इनके साथ साथ अब इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे यानी कि आपकी रोड बनाने हैं, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट, रेलवे, आपका स्पेस स्टेशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे, ऐसे एंड मैनी मोर, बहुत सी ऐसी चीज़ों को गवर्नमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। अब इशू क्या आ रहा था गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट की इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैक्स बहुत ज़्यादा हिस्सा है किसमें यूज़ होने लगा, पेंशन में। कि ऐसा होगा कि पेंशन का खर्चा एक तरफ आ गया, एक तरफ तो पेंशन एक्सपेंसेस, कि गवर्नमेंट के लिए कोई भी हो फाइनेंशियल टर्म में उसको एक्सपेंसेस ही बोला जाएगा, तो पेंशन एक्सपेंसेस, और दूसरी तरफ हो गए सारे के सारे ऑल अदर एक्सपेंसेस। और इसमें भी पेंशन का हिस्सा बड़ा था, ये हिस्सा बड़ा था, ये छोटा था, या फिर इसको आगे देखा जाए कि फ्यूचर में ये और गैप जो इनका बढ़ता रहेगा, वो भी इससे ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ये तो इतना ये ज़्यादा बढ़ता रहेगा, यानी कि पेंशन जो है आपका एक्सपेंस, पेंशन का एक्सपेंस ही लगातार बढ़ता रहेगा। जब इस चीज़ को देखा गया तो ये बात हुई जब 2003-4 में, तो क्या किया पेंशन सेक्टर को डेवलप एंड रेगुलेट करने के लिए, पेंशन सेक्टर को अच्छे से डेवलप एंड रेगुलेट करने के लिए क्या किया गया, 10 अक्टूबर 2003 को, 10 अक्टूबर 2003 को एक अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई जिसका नाम दिया गया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया, जिसने एक न्यू पेंशन स्कीम बनाई, जिसने इसने क्या किया, न्यू पेंशन स्कीम की पॉलिसी तैयार की, और ये कब से लागू हुई, 1 जनवरी 2004। यानी कि सबसे पहले क्या किया, पेंशन सेक्टर को, जब पेंशन सेक्टर में खर्चा ज़्यादा बढ़ गया तो गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई जिसका नाम दिया गया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बनाई कब गई, 10 अक्टूबर 2003 को। और उसके बाद ही एक जो जिसने न्यू पेंशन स्कीम की आधारशिला रखी, या ये कहीं कि न्यू पेंशन स्कीम की पॉलिसी क्या होगी, उसका एक बेस डिज़ाइन तैयार किया, जो 1 जनवरी 2004 से अप्लाई करने के लिए उसको लागू करने का एक निश्चय किया गया। अब भी इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू पेंशन स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में एनपीएस बोलते हैं, इसको न्यू पेंशन स्कीम, और बाद में इसको नाम दिया गया नेशनल पेंशन स्कीम। तो आम भाषा में एनपीएस इसका नाम हम बोलते हैं कि एनपीएस की शुरुआत हुई किस कब से, 1 जनवरी 2004। और ये किसके लिए आई, ये नहीं कि हर किसी के लिए, ये सब मेन आई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, 1 जनवरी 2004 के बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनते हैं तो आपके ऊपर एनपीएस लागू होगी, आपकी जो सेविंग्स है पेंशन स्कीम्स जो है एनपीएस के अंडर ही लगाई जाएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चाहे वो आपका स्टेट में गवर्नमेंट के अंडर थे, चाहे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थे। सेंटर ने सबसे पहले ये लगाई, उसके बाद जैसे जैसे स्टेट्स ने इसको अप्रूव करते गए वो हर स्टेट में लागू होती गई। लेकिन इसमें सबसे मेन बात थी कि इसके ऊपर लागू नहीं थी। मैं फिर बता रहा हूँ कि हर तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए थी,
सेंटर और स्टेट जैसे जैसे उसको प्रूव करते गए, और हर स्टेट, लेकिन किसके लिए लागू होती है, एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस। हमने कहा कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको छोड़कर ये हर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये स्कीम को लागू किया गया। उसके बाद अब बात है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इसके अंडर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपनी पेंशन स्कीम के लिए, जितने भी कार्य है वो कर सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस को छोड़कर। लेकिन उसके बाद एक बात फिर ये हुआ कि यही को 1 मई 2009 को, आपको डेट्स वैसे सिर्फ रेफरेंस के लिए, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें जहाँ पे इनका रेलेवेंस है तो आप डेट से याद कर सकते हैं, अदरवाइज इतनी रेलेवेंस शायद इस चीज़ की ना रहे। इसको सभी सिटीजन्स के लिए, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सबके लिए इसको ओपन कर दिया गया कि कोई भी हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं है, आर्म्ड फोर्सेज में, जिसका भी मन करे आप इसमें वॉलंटरी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेगा उनको गवर्नमेंट ओपन करके ही देगी, उनको तो गवर्नमेंट करवाएगी कंपलसरी में। लेकिन अगर आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप वॉलंटरी आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसमें कोई और ऐसा ऑप्शन लेके आएगा, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, चाहे आप ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने इनकम जनरेट करें, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इसका कोई भी रेलेवेंस इसमें नहीं रह गया कि आप ऑर्गेनाइज्ड हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना वॉलंटरी है तो आप करवा सकते हैं। इस मॉडल को कहा गया ऑल सिटीजन मॉडल, ऑल सिटीजन मॉडल के नाम से भी इसको, जब ये आया तो उसको बोला कि ये अब हम ऑल सिटीजन मॉडल लागू कर रहे हैं, जिसमें कोई भी वॉलंटरी बेस पर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराने का इच्छुक जो भी है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए और अपने पेंशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करना शुरू कर दे। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इसके साथ साथ फिर क्या होगा कि फाइनेंशियल, अब देखिए आप डेट्स देखते रहिए क्योंकि हम लाइन में चलेंगे। 2003 में, अक्टूबर 2003 में सबसे पहले अथॉरिटी बनाई गई, जब इस पे ऊपर विचार किया गया। उसने एक स्कीम बनाई जिसको 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया और 1 मई 2009 से इसको सभी के लिए शुरू कर दिया गया। अब बात आती है इसके आगे, हम चलते हैं जब 2009 तक आगे, अब तक इसमें यही चेंजेस हुए। हाँ, कितने परसेंटेज क्या था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, कितना वो डालते हैं, वो हम आपको साथ साथ बाद में जब हम कंट्रीब्यूशन बताएंगे उसमें ज़रूर बताएंगे कि कितना परसेंटेज गवर्नमेंट का रहता है, क्या इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलता है, कितना हमारा हिडन है, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब फिर हुआ कि अब आया यूनियन बजट 2010-11, यूनियन बजट 2010-11, इसमें एक नई स्कीम जो इससे रिलेटेड थी, स्वावलंबन स्कीम, उसको इंट्रोड्यूस किया गया कि भी एक हम ऐसे स्कीम बनाना चाह रहे हैं। अब इसके अंडर क्या था कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सॉरी नॉन गवर्नमेंट जो पर्सन है, यानी कि जो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, नहीं है, जो नहीं है ना स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, और ना ही किसी भी ऑटोनोमस बॉडी जैसे नगर पालिका इस टाइप के जो भी सरकारी कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी, ना ही वो उनके एम्प्लॉय, यानी कि इन 3 के एम्प्लॉयज़ को छोड़कर, स्टेट के एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉयज़ को छोड़कर जो जितने भी आपके सब्सक्राइबर बचते हैं उनके लिए स्कीम है कि आप इस स्कीम के थ्रू एनपीएस में सब्सक्राइब करें। एनपीएस सब्सक्राइबर अदर देन अबव, इनके लिए क्या स्कीम है कि आप 1000 रुपीज़ पर मंथ आप एनपीएस में लगाइए और सेम अमाउंट यानी कि 1000 रुपीज़ पर मंथ गवर्नमेंट इसमें आपको गवर्नमेंट डालेगी, यानी कि 1000 रुपये हर महीने आप डालेंगे, उतने ही अमाउंट 1000 रुपये गवर्नमेंट डालेगी। गवर्नमेंट की लिमिट थी कि 1000 से ऊपर वो नहीं डालेंगे, यानी कि इसमें जो रहेगा आपका ईयरली 12,000 पर मंथ पर ईयर आपने लगाया, 12,000 पर एनम पर ईयर या पर एनम गवर्नमेंट इसमें लगाती थी। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चली। यूनियन बजट 2010-11 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अकाउंट्स ओपनिंग शायद 2013 में इनकी शुरू हुई थी। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में, क्योंकि 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई, इंट्रोड्यूस की गई, और 2016-17 तक अटल पेंशन योजना ने इस स्कीम को, स्वावलंबन स्कीम को क्या कर दिया, स्वावलंबन स्कीम को किसने रिप्लेस कर दिया, अटल पेंशन योजना ने कब,
फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से, यानी ये बहुत कम पीरियड के लिए ये स्कीम आप अपने पास रही। और इसके बारे में अगर बात करते हैं क्योंकि को कंट्रीब्यूट था, अगर आप 1000 रुपये डालेंगे तो गवर्नमेंट डालेगी, काफ़ी गवर्नमेंट को आई थिंक इसमें भी नुकसान हुआ होगा, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है। हमने अब तक जो बात की वो हमने की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, उसके बाद ऑल इन वन स्कीम के बारे में बात की। आज हम जो बात करेंगे वो शुरुआत करेंगे एजेंसीज और सर्विस प्रोवाइडर से। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत कैसे की जाती है, और प्लान के बारे में जानेंगे, और अगर टाइम बचता तो हम टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी आज ही कुछ बातचीत शुरू कर देंगे। हो सकता है कंप्लीट ना कर पाए तो उसको अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। जैसा कि हमारी पहले बात हुई थी कि गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई 2003 में, 10 अक्टूबर 2003 को, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसी के साथ साथ कुछ और एजेंसीज, कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी जानना पड़ेगा। अब कुछ और जो दूसरी एजेंसीज और वो क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, यानी कि इसका मूलतः काम क्या होगा, रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड कीपिंग इनका मेन मोटिव होना चाहिए, जो कि साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। इनका सबसे मेन काम क्या था, नाम से लग रहा है कि रिकॉर्ड कीपिंग करना होगा, कि डेटा है उसको रिकॉर्ड करना सारा कुछ, तो इसका सबसे मेन काम यही था। सबसे पहले तो रिकॉर्ड कीपिंग, आपको सारा जो काम है उसको डाटा को रिकॉर्डिंग करना है, उसको अच्छे से मेंटेन करना है, मेंटेनिंग ऑफ डाटा, मेंटेनिंग ऑफ डाटा, यानी मेंटेनिंग डाटा भी हम इसको बोल सकते हैं। और ये लगभग वो एक जैसी चीज़ आती है, मैं इसमें इतना दूसरी जो और चीज़ रहेगी जिसको मेन बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके बाद कस्टमर सर्विस फंक्शंस। अब एनपीएस का सिर्फ अकाउंट खोलना है तो काफ़ी नहीं ना, उसकी काफ़ी क्वेरीज होती हैं, काफ़ी उसके बाद जो फर्दर असिस्टेंस देनी है, वो सारा काम किसका कर दिया, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। अब ये है कौन, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ एनपीएस जो बनाया गया, वो बनाया गया किसको, अगर हम देखते हैं तो वो बनाया गया एनएसडीएल को, एनएसडीएल। ये हम भाषा में एनएसडीएल के नाम से इसको जानते हैं। एनएसडीएल की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, सरकारी संस्था है लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड अर्थात एनएसडीएल। हम आगे जो भी बात करेंगे उसको एनएसडीएल के माध्यम से इसमें इसको एनएसडीएल ही बोला करें, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में उसको एनएसडीएल ही बोला जाता है, वरना कितना बड़ा नाम हो जाएगा कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड हर बार बोलना। इसके अलावा कुछ अब ये होगी जो इसका रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन करेंगे, लेकिन अब मेरे पास एक अकाउंट ओपनिंग के लिए, और उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ परचेज। अगली चीज़ आती है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। हमने सब कुछ तैयार कर लिया, एक वो कर लिया, लेकिन अब किसी पर्सन को जानेगा कि अकाउंट खुलवाना है, कैसे करना है, क्योंकि पहले ऑनलाइन का सिस्टम ज़्यादा नहीं होता था। हम 2004 की बात कर रहे हैं, इसमें 2009 की बात करें कि ऑनलाइन तब तक इतना नहीं आया था कि आम जीवन में इंटरनेट का या उसका इतना ज़्यादा हो गया हो कि हर कोई उसका यूसेज कर रहा हो। तो उसके लिए बनाया जाता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ये ऑफलाइन वर्किंग जितनी भी होगी उसके लिए ऑफलाइन वर्किंग। अगर कहा जाए कि आम जनता से डायरेक्ट कौन जुड़ा रहेगा, आपने इतनी बड़ी स्कीम बनाई है और उसके लिए आम जनता से कनेक्ट बनाना है, तो आम जनता से कांटेक्ट कौन करेगा, तो वो कांटेक्ट होंगे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर, जिसको हम पीओपी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस लाइक आपके बैंकिंग, सबसे मेन जो उसमें अगर मैं करता हूँ तो बैंकिंग जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, जैसे आपके बैंक्स हो गए, बैंक्स में एसबीआई, मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, येस बैंक, ऐसे ही काफ़ी बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है। मैं आपको लिस्ट जब हम ऑनलाइन इनकी साइट्स पे दिखाएंगे, मैं आपको आप इनकी लिस्ट भी एक बार दिखा दूंगा। इसके बाद पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का मेन काम क्या होता है कि आपको एनपीएस का अकाउंट खुलवाना है, कोई क्वेरी है, कुछ भी आपको कोई भी रिलेटेड, आपको इसके एनपीएस रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेनी है या कुछ भी काम करना है ऑफलाइन में,
तो हम कहाँ जाएंगे, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे, लेकिन बैंक के जो इनकी कुछ शाखाएं, कुछ ब्रांचेस ऑफ दिस बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इस काम के लिए ही अपॉइंट किए गए हैं कि आपको एनपीएस से रिलेटेड जानकारी देंगे, हम वहाँ पर इसमें बातचीत होगी। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब वो होता है जब हम विड्रॉल करेंगे कि हमसे पैसा लेने के लिए जब 2 एजेंसीज है, तो हमें वापस पैसा देने के लिए भी कुछ एक इन्होंने अलग बनाया कि जब हम पेंशन मंथली, जब हम अपनी पेंशन बनवा लेंगे आफ्टर विड्रॉल के लिए, हमने कहा कि हम एक साथ पैसा, कुछ पैसा हमने एक साथ निकलवा लिया, कुछ हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन किसके जिस सॉरी जो हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स लेंगे उसके लिए क्या बनाया गया, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स। जो हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स में हम अपनी पेंशन लेंगे आफ्टर एज ऑफ 60, तो उसके उसको हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमने एन्युटी खरीद ली, वी हैव परचेज द एन्युटीज, ताकि जिस एन्युटीज से हमें फिर बाद में इंस्टॉलमेंट्स आनी शुरू हो जाती है, हमारी पेंशन आनी शुरू हो जाती है। तो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये इनका मेन काम क्या हुआ, जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर इन्होंने बनाया, उनका सबसे मेन काम क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग, इनको क्या डिलीवर करना है, ए रेगुलर मंथली पेंशन, यानी कि आपको जो मंथली पेंशन देंगे वो किसका काम है, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स का। जब हम विड्रॉल की बात करेंगे तो इस बारे में ज़्यादा विस्तृत चर्चा अवश्य करेंगे। तो आपको अगर 3 मेन चीज़ें अगर हम इसमें देखते हैं, तो आज हमने एजेंसीज के बारे में देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जानने के लिए हम ऑनलाइन भी ऑनलाइन वेबसाइट भी चेक करेंगे एक बार, कि वहाँ पर कैसे होता है कैसे नहीं होता है, आपको सारा बताया जाएगा। तो हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। सबसे पहले आपको अगर देखिए, सब जो हमने मेन बात आपको बताई थी कि आपको अगर ऑफलाइन जाना है तो आप किसके थ्रू जाएंगे, आप या तो ऑफलाइन रजिस्टर करेंगे अपने आप को या ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए आप पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी पीओपी के पास जाएंगे, यानी आपके बैंक के इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके, उनकी जो ब्रांचेज है आप वहाँ पर जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फ़ोटोग्राफ, और बाकी जो डिटेल्स है, क्योंकि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो एक नॉर्मल चीज़ होगी जो हमें चाहिए होती है। उसके बाद वो आपको फॉर्म देंगे, वो फिल होगा, और सारी प्रोसीजर जो ऑफलाइन की रहेगी वो आपके साथ सहयोग करके आपका इसमें रजिस्ट्रेशन एनपीएस का सब्सक्राइब करवा देंगे। अब बात करते हैं ऑनलाइन की, कि ऑनलाइन में क्या करना है। ऑनलाइन में हम सबसे पहले एनएसडीएल, जो हमने कहा कि आपको आपको एनएसडीएल के बारे में हमने बताया था कि ये है जो आपको सारा मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की साइट पर जाएंगे, एनएसडीएल की साइट पर जो एनपीएस के लिए बनाई गई है। एनपीएस के लिए जो वेबसाइट है वो है enps.nsdl.com। अब कार्वे भी अगर आपने सुना तो कार्वे की भी साइट है, हम उस पर भी जा सकते हैं। वो है enps.kfintech.com। आप इसके थ्रू भी एनपीएस में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम एनएसडीएल के बारे में जाने की, आइए सबसे पहले हम ऑनलाइन एनएसडीएल की वेबसाइट पर ही जाकर देखते हैं कि क्या प्रोसीजर कैसे शुरू करना है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसकी साइट है enps.nsdl, जो कि इनकी डिपोजिटरी जो रेगुलेटरी है उसकी है .com। हम जैसे इसको करेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे तो अब ये बनेगा हमारा, ये आपकी एक साइट खुल रही है enps.nsdl.com /enps नेशनल पेंशन स्कीम ये इनकी वेबसाइट ओपन होगी, जो गवर्नमेंट की साइट है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा, यहाँ पे गाइडलाइंस है कि आपको कैसे कैसे खोलना है, क्या करना है। ओपनिंग ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट की एज है टायर 1 टायर 2 या दोनों। ओपनिंग आपको क्या चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक्टिव बैंक अकाउंट विद नेट बैंकिंग फैसिलिटी, क्योंकि आपको पेमेंट्स भी करनी होंगी। आपको पैन के थ्रू करना है तो कैसे करना है, मैंडेटरी डिटेल्स कैसे फिल करनी है। उसके बाद आपको प्रोसेस बता दिया कि जो इनिशियल अमाउंट है उसकी करनी है। अगर आपको और ज्यादा पढ़ना तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको अच्छे से पूरा हम इसको पढ़ सकते हैं।
इसमें पूरी डिटेल्स में अच्छे से समझाया हुआ है, काफी अच्छा है। कोई भी इंडिविजुअल अगर जिसको थोड़ी बहुत भी जानकारी है वो पढ़ेगा तो इसके बारे में अच्छे से जान पाएगा। ये लॉगिन करने का ऑप्शन है, अगर आपका ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड है या आपका पिन जनरेट हो गया है तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे अलग अलग ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाएंगे, जिसमें हमारा सबसे मेन जो रहेगा रजिस्ट्रेशन का। इसमें आपको डिटेल समझाएगी कि रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन में हमें क्या करना है, डायरेक्ट अकाउंट, इनकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है इन सब टैब्स को। हम रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए अभी ये नया जो ओपन हुआ ये एनपीएस को अगर हम देखते हैं तो इसमें आपका रहेगा ऑनलाइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन। इसमें आपके पास 3 टैब है, न्यू रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, ओटीपी ऑथेंटिकेट और ई साइन व्यू सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन को ये फर्दर स्टेप्स में रहेगा कि आप पहले आप रजिस्ट्रेशन शुरू करें। कुछ पेंडिंग रहता है आपके पास, कुछ डॉक्यूमेंट अभी नहीं है तो उसको आगे कैसे करना है वो फर्दर रहेगा। अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग पोर्शन को ही देख पाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। आप किसके साथ वो करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन? क्या आप आधार ऑनलाइन या ऑफलाइन करना चाहते हैं, केवाईसी पैन नंबर से, या डॉक्यूमेंट विद डिजी लॉकर? क्योंकि आज काफी लोग आप में से डिजी लॉकर के बारे में जानते हो, काफी लोग नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, डिजी लॉकर एक तरह का हमारा एक ऑनलाइन फाइल है जो सॉफ्ट कॉपीज रखती है हमारे डॉक्यूमेंट्स की। आप इसको अपने मोबाइल में कैरी कर सकते हैं। हर चीज को एक हार्ड कॉपी कैरी करना कि गुम हो जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी हमारे अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, हम सारे के सारे डिजी लॉकर में रख सकते हैं। एक डिजिटल लॉकर है जिसमें आप आपके डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में। तो हम अभी आधार से कर सकते हैं, पैन से कर सकते हैं। आधार से कर उसके बाद एप्लीकेंट टाइप क्या है, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हम इंडिविजुअल सब्सक्राइबर के लिए करेंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। कॉर्पोरेट कि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए नहीं बना रहा है, उसके अलावा ये सारा आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेटस एप्लीकेंट की। स्टेटस एप्लीकेंट यानी कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, एनआरआई है या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आपके लिए बता दें कि जो अकाउंट टाइप टायर 1, टायर 2 एंड टायर 1 है, ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ऑप्शन है कि आप टायर 2 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एनआरआई या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए टायर 2 अकाउंट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका सिर्फ टायर 1 अकाउंट ही यहाँ पर ऑप्शन रह गया, टायर 2 वाला जो ऑप्शन है वो खत्म हो गया। तो इससे आपको एक कंप्लीट समझ आ गया होगा। इंडिविजुअल, सिटीजन ऑफ इंडिया, टायर 1 एंड टायर 2 हम दोनों के लिए करते हैं। कि आपको एनपीएस के बारे में पता कैसे चला? आपकी फैमिली में किसी ने बताया, फ्रेंड ने बताया, या सोशल मीडिया से? आजकल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव लोग, वहां भी काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कोई आर्टिकल पढ़ने से आपको पता चला, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवर्टीजमेंट दी गई थी, वहां से पता चलता है। टीवी या रेडियो से आपने सुना कि टीवी देख रहे थे, वहां पे नीचे बताया गया एनपीएस के बारे में। आजकल डिबेट्स भी काफी चलती है न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम्स को लेकर। फाइनेंशियल एडवाइजर्स या ऐप से आपको कुछ पता चला या आपके एम्प्लॉयर ने आपको बताया, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अभी फाइनेंशियल एडवाइजर। अब बात है कि आप किस तरह से अपने आप को करना चाहेंगे। जैसे आपने आधार ऊपर किया था तो आधार कार्ड, आपने आधार कार्ड ऊपर चूज किया हो तो नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे आपको ई वेरीफाई करवाने के लिए, कि केवाईसी करवाने के लिए, कि आपने आधार कार्ड देना, आधार नंबर, उसके बाद आपको ओटीपी जनरेट होगा, फिर एक केवाईसी आपकी ऑनलाइन ही मिल जाएगी। वर्चुअल आईडी की आपने ऑलरेडी एक वर्चुअल आईडी अपने केवाईसी के लिए बना रखी है जो आधार कार्ड की वेबसाइट यूआईडीआई पर जाकर बनती है। वहां से आपने अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आप वो डाल सकते हैं इसको सिलेक्ट करके, जो 16 डिजिट वर्चुअल आईडी नंबर होता है आपका। वो नहीं तो ऑफलाइन केवाईसी, ऑफलाइन केवाईसी में आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आधार कार्ड डिजिट नंबर के जो लास्ट डिजिट्स है वो एंटर करेंगे 4, और उसके बाद आपका आधार कार्ड की फाइल जो है ई केवाईसी एक्सएमएल फाइल आप अपलोड करेंगे। कोड होता है पेपरलेस ऑफलाइन का, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। ये जो है आपका पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जो आपका पीओपी होता है उसके ऊपर होता है, उसको हम अच्छे से आपको बताएंगे पीओपी क्या होता है, वहां पे कैसे कुछ करवाते हैं। नॉर्मली बेस्ट रहता है आप आधार कार्ड में आगे जाए, जो मेरा मानना है बेस्ट। जब मैं बोलता हूँ कुछ भी तो उसका मतलब कि ये चीज मेरी मानना है कि मैं इस बारे में क्या अपनी राय रखता हूँ। आप पैन के थ्रू जा सकते हैं। जैसे आप पैन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे नीचे ऑप्शन बदल के आप पैन नंबर और आपका बैंक या पीओपी सिलेक्ट करेंगे, जो 41 हमने आपको अभी दिखाए थे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, आप उनमें से कोई सिलेक्ट करेंगे। जैसे लाइक मैं अभी जो है मेरा अकाउंट जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक में, मैं एक बार वो सिलेक्ट करता हूँ। इंडियन ओवरसीज बैंक में सिलेक्ट किया, यहाँ पे पैन नंबर, और हम आगे इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट में डिजी लॉकर में जाते हैं तो देखेंगे अब सारा होगा, सिर्फ आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें
जस्ट लाइक यहाँ पे भी ड्राइविंग लाइसेंस का ही ऑप्शन है और आप आगे बढ़ जाए, लेकिन आप आधार या पैन से करें बेस्ट, क्योंकि इसमें एंट्री डिटेल आगे करनी पड़ती है। अब ये आपका बेसिक, इसके आगे अभी हम नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि हमें किसी को रजिस्ट्रेशन अभी यहाँ पर हमें नहीं करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। जब आप एनपीएस में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, एनपीएस में जब भी रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चार्जेस हैं, जिसके कि ऐसा तो बिल्कुल फ्री नहीं है, कुछ बहुत ना के बराबर चार्जेस ही लगते हैं, नॉमिनल चार्जेस जैसे हम बोल देते हैं। हम उसके बारे में आपको एक अभी समझाएंगे कि कितने चार्जेस है, कहाँ कहाँ है, वो कैसे कैसे लगते हैं। आप देखेंगे कि एनपीएस चार्जेस में कुछ चार्जेस जो हो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी कि एनएसडीएल लेगी, और कुछ जो चार्ज है वो लेंगे पीओपी यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जिसमें आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है 50 रुपीज़, एनुअल मेंटेनेंस जो आपका अकाउंट मेंटेन करने के चार्जेस हैं 190 रुपीज़ पर ईयर जो लगेंगे, अकाउंट ओपनिंग वंस टाइम, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पर एनुअल यानी कि पर ईयर, उसके बाद चार्जेस पर ट्रांजेक्शन, जितने बार भी आप विड्रॉ या अमाउंट उसमें डालेंगे तो 4 रुपये आपके एक उसके चार्जेस यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये भी एक साइट से लिया गया, इसकी अभी पुष्टि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद है पीओपी की जो आपकी अमाउंट्स लेंगे, इनिशियल सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन अगर आप ऑफलाइन करवाते हैं तो 100 रुपीज़, और उसके बाद इनिशियल कंट्रीब्यूशन अपलोड के जो अमाउंट्स लेंगी, इनिशियल कंट्रीब्यूशन का 0.25%, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इस साइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां जाकर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। हमने अभी ऑनलाइन प्रोसीजर को देख लिया कि कैसे ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन को शुरुआत कर सकते हैं। और जब आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपने ऑनलाइन किया या ऑफलाइन किया, डजेंट मैटर, आपका एनपीएस में सब्सक्राइब हो गया, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक यूनिक प्लान, PRAN प्लान। क्या होता है यूनिक प्लान? प्लान इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर ये आपको यूनिक रहेगा, और वंस अलॉटेड ही होगा, एक बार आपको अलॉट हो जाएगा तो लाइफ टाइम के लिए आपका यही प्लान रहेगा। अब आपके मन में कोई भी डाउट है कि आपने एम्प्लॉयर चेंज कर लिया, यू हैव चेंज द एम्प्लॉयर, तो भी आपका यही प्लान रहेगा सेम, कोई चेंज इसमें नहीं आने वाला है। आपने क्या किया? आप पहले एम्प्लॉय थे, आप क्या थे? एम्प्लॉय, और अब आप क्या हो गए? एम्प्लॉयर, यानी कि आपने जॉब छोड़ के खुद का बिजनेस शुरू कर लिया है, तो भी आपका प्लान यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। यानी कि या तो आप एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बने, या आपने आपका बिजनेस बंद करके कोई जॉब कर ली, कि आपका बिजनेस नहीं चला या कोई भी रीजन की वजह से आपने वहीं से वर्षा किया कि आपने जब अपने बिजनेस बंद करके आपने एम्प्लॉय आप कहीं जॉब शुरू कर दी है, तो भी आपका प्लान नंबर यही रहेगा सेम, नो चेंज इन प्लान, नो चेंज इन प्लान नंबर। इसके अलावा पूरे ऑल ओवर इंडिया यही रहेगा, यानी कि पैन इंडिया आपका ये बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आ रहा। आप किसी भी स्टेट में किसी भी यूटी में है, नो इशू, आपका जो प्लान रहेगा वो हमेशा के लिए ये रहेगा। जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स अंडर एनपीएस, टाइप ऑफ अकाउंट्स अंडर एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। जब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख रहे थे तो हमने देखा था कि हमसे वहाँ पूछा गया था कि आपको टायर 1 अकाउंट चाहिए सिर्फ, या टायर 2 अकाउंट भी साथ में चाहिए। टायर 1 टायर 2 अकाउंट्स की टाइप इनके नेम है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम बीच में डिफरेंस लाइन लगा लेते हैं ताकि आपको साथ साथ हम बताते रहें कि दोनों में क्या क्या फ़र्क है। टायर 1 अकाउंट कोई भी एनपीएस सब्सक्राइबर है तो टायर 1 अकाउंट उसके लिए क्या होगा? कंपलसरी, यानी टायर 1 अकाउंट अगर आप एनपीएस में आना चाह रहे हो तो टायर 1 अकाउंट तो आपको लेना ही पड़ेगा। टायर 2 आपके लिए ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, ऑप्शनल और वॉलेंट्री, कि आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो आपका ऑप्शन रहेगा, इट्स विल बी ऑप्शनल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या टैक्स की एग्जम्पन्स हैं, इनमें फ़र्क, मेन फ़र्क क्या है कि टायर 1 में आपको टैक्स में एग्जम्पन्स अलाउड है, टैक्स एग्जम्पन अलाउड, टायर 2 में टैक्स एग्जम्पन्स नॉट अलाउड।
ये इसका सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि इसमें आपको कोई भी टैक्स एग्जाम्पशन अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन इसके एक छोटा सा है कि बजट 2019 बजट में एक बजट 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके लिए एक ऑप्शन लेके आए थे कि अगर आप 3 ईयर का लॉक इन पीरियड रखते हैं, 3 ईयर के लॉक इन पीरियड में पैसा रखते हैं टायर 2 अकाउंट में, टायर 2 अकाउंट में 3 ईयर का लॉक इन पीरियड में पैसा रखते हैं तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो क्या होगा, एग्जाम्पशन अलाउ हो जाएगी। इसलिए अभी करंटली है जिसको अभी तक हटाया नहीं गया है ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक, तो हम ये सॉरी, तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें अभी के लिए अलाउड है अगर आप 3 ईयर के लॉगिन पीरियड के लिए पैसा रखते हैं। अगर आप 3 ईयर का लॉगिन पीरियड नहीं रखते हैं, अगर पहले पैसा निकाल लेते हैं स्कीम में जाने के बाद, कि आप पैसा डालते हैं 3 ईयर लॉगिन पीरियड वाली स्कीम में गए, उसके बाद आपने 3 साल होने से पहले ही पैसा निकाल लिया, तो वो आपके टैक्सेबिलिटी जो उसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी, आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। अब तीसरी बात करते हैं कि आप जब ये अकाउंट खोलोगे तो इसके लिए कुछ इनिशियल पेमेंट्स आपको इनिशियल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इनिशियल कंट्रीब्यूशन, अब दोनों में इनिशियल कंट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है आप ये भी देखिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, टायर 1 और टायर 2 अकाउंट की। टायर 1 में इनिशियल कंट्रीब्यूशन यानी कि जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम 500 रुपीज़ आपको इनिशियली जब आप करेंगे तो आपको करना पड़ेगा। जबकि टायर 2 अकाउंट के लिए जो ये अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ रखी गई है। अब इसके बाद आपको जो कंट्रीब्यूशन करना है एनुअली मिनिमम कंट्रीब्यूशन, अगर आप देखें एनुअल मिनिमम कंट्रीब्यूशन, एनुअल मिनिमम कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये अमाउंट जो आपकी रहेगी, ये आपकी इसमें मिनिमम 1000 रुपीज़ कम से कम आपको हर साल इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टायर 1 अकाउंट में। टायर 2 अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि जब आपने इनिशियल मिनिमम देख लिया कि आपने शुरू में लगाया, उसके बाद अब ऐसा नहीं कि आप इसमें 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये, अब जब आपके नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया, यानी कि पर इंस्टॉलमेंट नहीं कि आपकी फिक्स है कि जब भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इसको लिख दे पर कंट्रीब्यूशन, जैसे भी आप लिखना चाहें, क्योंकि जब भी आप पैसा डालेंगे तो उसकी मिनिमम जो अमाउंट होगी पर कंट्रीब्यूशन, मिनिमम अमाउंट जो है, मगर अगर टायर 1 अकाउंट में पैसे डालते हैं तो मिनिमम है 500। आप इससे ऊपर कितने डाल सकते हैं, 500 600 700, लेकिन मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन आपको हर उसमें करनी पड़ेगी 500, और यहाँ पे है वो टायर 2 अकाउंट में ₹250। एक आपका जो है इसमें जो एक चेंजेस है वो ये आपके रहेंगे। आपको हमने बताया टैक्स एग्जेम्पशन अलाउड है किस सेक्शन में है। अगर आप ये बात करें तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन का एक कंप्लीट सेक्शन अभी बताया जाएगा, उसमें आपको कहाँ का एग्जेम्पशन किस किस अमाउंट की मिलेगी उसके बारे में हम अच्छे से बताएंगे। एनपीएस में टैक्स एग्जेम्पशंस के बारे में आज हम जानेंगे। टैक्स एग्जेम्पशंस जो मिलती है एनपीएस के रिगार्डिंग, उसके लिए स्पेशली 3 सेक्शन है, 80CCD सबसेक्शन 1B और 80CCD सबसेक्शन 2। तीनों के अलग अलग महीने हैं, अलग अलग अमाउंट्स। 80C की जब हम बात करते हैं एक वाइडर सेक्शन है जिसके अंदर बहुत सी एग्जेम्पशंस आती हैं, जिसकी हम बात करते हैं एनपीएस के अलावा इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस है यानी LIC है, या इसके अलावा आपने PPF अकाउंट जो आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स होते हैं वो है, आपका GPF है, इस ऐसे जो जितने भी अकाउंट्स, आपका KVP आपने लिया हुआ है, आपने NSE में अमाउंट्स लगाए, तो सब 80C सेक्शन के अंडर आता है। और इसी में NPS भी आता है, NPS जो आपने टायर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट किया है वो, जिसकी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी, ₹1,50,000 मैक्सिमम लिमिट है कि आपको मैक्सिमम जो एग्जाम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C, ये 80C की लिमिट है, वो 1,50,000। इसमें आपका इंश्योरेंस, NPS, PPF एंड मैनी मोर NSE ये सब चीज़ें आ जाती है। अब इससे अलावा 80C से अलग जो आपको और NPS के लिए मिलती है वो सेक्शन है 80CCD 1B। इसके लिए आपको एडिशनल टू व्हाट,
एडिशनल टू दिस 1,50,000, यानी कि 80C के अलावा 80C से एडिशनल जो आपको एग्जाम से मिलती है एनपीएस की, वो मिलती है ₹50,000 की। आप ₹50,000 एडिशनली जो है इसमें आप एग्जाम्शन टैक्स में छूट पा सकते हैं। अब बात रहती है कि 1.5 लाख आपको यहाँ मिल गया, कि अगर आप कोई भी और इंश्योरेंस है, आपका कुछ नहीं है और आपका 1.5 लाख रुपये आप एग्जाम्शन यहाँ ले सकते हैं, 50,000 एग्जाम्शन आप यहाँ ले सकते हैं। सॉरी। उसके बाद 80CCD2, 80CCD2 की जब हम बात करते हैं तो ये आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। आपको हम सब कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बताएंगे कि कितना परसेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट करती है कितना। अगर आप प्राइवेट में तो उसके लिए भी रूल्स लगभग सेम है, जो लगभग 10% ही एम्प्लॉयर आपको देता है। 10% आप अपनी सैलरी से 10% आपकी सैलरी से डिडक्ट होकर जाते हैं, एडिशनली 10% जो है वो एम्प्लॉयर देता है। तो जो एडिशनली 10% एम्प्लॉयर आपको एनपीएस में अमाउंट देता है वो सेक्शन 80CCD2 के अंडर डिडक्ट आई मीन एग्जाम्प्ट होती है टैक्स के लिए, कि आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपको अमाउंट दिया है तो आप उसको यहाँ पे एग्जाम्प्ट करा सकते हैं। ये इसकी लिमिट जो है, जैसे इसकी 1.5 लाख की लिमिट थी, यहाँ पे 1,50,000 की लिमिट, यहाँ 50,000 की लिमिट। तो अब जो लिमिट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की अंडर सेक्शन 80CCD2, ये आपकी जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब होता है आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए, और कोई अलाउंसेस में ऐड नहीं होते। बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए को होता है डियरेंस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। तो इसका 10% आपका 80CCD2 में मैक्सिमम आपको कंट्रीब्यूट होता है। नॉर्मली इतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, इससे ज़्यादा नॉर्मली कंट्रीब्यूट करते हुए नहीं देखा जाता। और कोई भी अलाउंस आपका, चाहे ट्रैवल अलाउंस आपका HRA है, आपको लीव एनकैंसमेंट मिलता है, आपको कोई भी अगर और इन दो चीज़ों के अलावा कोई अदर अलाउंस है तो उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में कोई डिडक्शन नहीं होता। 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए यानी डियरनेस अलाउंस। बेसिक सैलरी और डीए को ऐड करें, उसका 10% कैलकुलेट करें, मैक्सिमम उतना ही आपको 80CCD2 के अंडर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो पार्ट है वो डिडक्शन मिलेगी, एग्जाम्शन मिलेगी टैक्स की कैलकुलेशन में। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप बात करें कि कितनी अमाउंट हमें इसमें कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, तो एनपीएस में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि आप बिजनेस में हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं आप, तो अगर आप डिडक्शंस के हिसाब से देखें तो आप 1,50,000 प्लस 50,000 जो एडिशनल आपको मिलती है उसको मिला के आपको 2 लाख फॉर डिडक्शंस अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ज़्यादा जितनी चाहे कर सकते हैं, अगर आप कम चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है। आपको बस मिनिमम अमाउंट्स है जो आपको करनी है, जिसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। उसके अलावा अगर आप एम्प्लॉई हैं, जस्ट लाइक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के आप अगर एम्प्लॉय, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो 10% आपकी सैलरी का, 10% ऑफ योर सैलरी, ये वही सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए वो हमेशा सेम रहेगी आपकी का। और 10% ऑफ योर सैलरी इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ योर सैलरी, 10% आपकी सैलरी से डिडक्ट करेंगे और उतनी ही अमाउंट गवर्नमेंट, ये आपका योर्स, और ये गवर्नमेंट का पार्ट, गवर्नमेंट पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है आपका एनपीएस में इन्वेस्ट किया जाता है। कि आप मान के चलिए आपकी बेसिक, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी बेसिक प्लस डीए जो सैलरी है वो 1,000 रुपीज़ है, तो क्या होगा कि इसका 10% यानी कि 100 रुपीज़ डिडक्ट होंगे और एनपीएस में कंट्रीब्यूट हो जाएंगे, और आपको जो बैंक में मिलेंगे दैट इज़ 900 रुपीज़। और यानी कि 100 रुपीज़ तो ये आपके ये वाले, और 100 इतनी ही अमाउंट गवर्नमेंट आपके जमा करेगी, यानी कि आपके एनपीएस में कितने जाएंगे, 200 रुपीज़ आपके एनपीएस में जमा हो जाएंगे। नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के, गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ में भी लगभग यही सिस्टम जो है चलता है। नॉर्मली प्राइवेट जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो पेंशन स्कीम्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स में नहीं जाते, जो जाते हैं उनका भी 10% का ही रूल चलता है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019
जो 2019-20 बजट में जो चीज़ें लेके आए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जो गवर्नमेंट का शेयर है वो 10% से इंक्रीज करके 14% कर दिया गया। शायद स्टेट गवर्नमेंट का है और उससे पहले सेंटर का, कब वो मेरे को डेट याद नहीं है अभी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अभी दोनों ही 14% हो गई है। यानी कि अब क्या होगा कि 100 रुपये आपके और गवर्नमेंट के 140, इफ़ योर बेसिक प्लस डी इज 1000 रुपीज़, तो आपके जमा होंगे वो होंगे 240। ये जो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन नॉर्मली एम्प्लॉयज़ के केस में और एम्प्लॉयर के केस में होता है। अब हम बात करेंगे कि आपने जो एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया, आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर दिया, सारा पैसा एक जगह पर अब इकट्ठा हो गया। अब आपको रिटर्न कितना और कैसे मिलेगा? आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रिटर्न्स, कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अब रिटर्न कितना मिलेगा इसकी कैलकुलेशन, अब इसमें कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, जैसे एफडी में होती है, सेविंग एफडी में, आरडी में, पीपीएफ में, या आपका केवीपी किसान विकास पत्र, एनएससी नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट करके कुछ, मेरे को फुल फॉर्म एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, एनएससी, इनमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी पता होता है जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर जब हम एनपीएस की बात करेंगे, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न आपकी नॉलेज में कब होता है? एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको पता होता है। लेकिन जब आप बात करेंगे एनपीएस की, तो आपको इसकी रिटर्न जो कैलकुलेट होगी वो इस बेस पे होगी कि आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ है और किस टाइप ऑफ क्लास में है। जो एनपीएस का पैसा, एनपीएस में जो कंट्रीब्यूट हम अमाउंट करते हैं वो कहाँ होता है, उसके 3-4 उसके एसेट्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स जिसको हम बोलते हैं ECGA, ये शॉर्ट में है ECGA। ई फॉर इक्विटी, आपका पैसा तो इक्विटी में जाएगा। सी फॉर कॉरपोरेट बॉन्ड्स, जी फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी गवर्नमेंट भी कुछ बॉन्ड्स इशू करती है, पैसे जो उनको चाहिए तो गवर्नमेंट को अपने काम के लिए, तो गवर्नमेंट अब बॉन्ड्स इशू करके पैसे जो है ओपन मार्केट से लेती है। ए फॉर होता है अल्टरनेटिव, इन सब से अलावा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी आपको दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव एसेट। अगर हम रिस्क की बात करें, कितना रिस्क रहता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड का आई थिंक आपको पता, नॉर्मली क्या होता है, जितना ज़्यादा रिस्क होता है हमें रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा मिल जाता है, एक आम बात ये बोली जाती है। और जितना रिस्क होता है आपके पैसे के नेगेटिव में जाने के, रिटर्न के नेगेटिव में जाने के भी चांस रहते हैं। रिस्क का मतलब ये रहता है कि आपका पैसा डूब भी सकता है, रिटर्न तो आएगी। जैसे अब एफडी, आरडी, पीपीएफ में क्या रहता है कि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न रहता है, लो रिटर्न रहती है, लेकिन रिस्क नहीं रहता, रिस्क कम रहता है ना के बराबर, कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अब इनके रिस्क अगर हम देखें कि कितने होते हैं, तो इक्विटी का रिस्क हाई रहता है, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर ही डिपेंडेंट है वो कम्प्लीटली, कि आपके शेयर मार्केट का क्या हिसाब रहेगा उसके ऊपर रहेगा। और मार्केट, आई थिंक मैक्सिमम आप लोग इस बारे में शायद जानते ही होंगे कि इसमें रिस्क हाई रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें जो रिस्क है वो लो रहता है। ये एक तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट इनको इशू करते हैं, कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, तो उसमें भी फिक्स रेट बताते हैं कितने पीरियड के बाद मिल जाते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इशू नहीं आता। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी मीडियम या लो ही हम इसको बोल सकते हैं, कि जो रिस्क है वो मीडियम या लो है। अल्टरनेटिव असेट्स में जो चीज़ें आती है, आपको पहले मैं बता दूँ, इसमें मेनली जो चीज़ें, जैसे कि मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, REIT और इनविट्स, इनका फुल फॉर्म क्या होती है? REIT यानी कि रियल एस्टेट्स में लगते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इनविट्स जो INVITS जो है, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट, REIT इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स हो गई, जिसके अंडर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा जब आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब कितना पैसा किस में जाएगा, कितना परसेंटेज, कि आपने अगर 100 रुपये एनपीएस में कंट्रीब्यूट किए हैं, तो उसका कितना हिस्सा इक्विटी में जाएगा, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड, कितना गवर्नमेंट, या फिर अल्टरनेटिव एसेट्स में भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। इसके लिए दो चीज़ें आपके पास, दो ऑप्शन रहते हैं जो एनपीएस आपको प्रोवाइड करवाता है, जिसको हम बोलते हैं, एक तो एक्टिव चॉइस, एक होता है ऑटो चॉइस।
ऑटो चॉइस। ये तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज है कि कितने परसेंट आपका इक्विटी में जाएगा, कितना परसेंट आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड, कितना परसेंट आपको गवर्नमेंट बॉन्ड या अल्टरनेटिव एसेट्स में जाएगा। ये सबसे मेन होता है, इसको हम समझेंगे अलग अलग टेबल्स के थ्रू, कि सबसे पहले हम एक्टिव चॉइस को समझेंगे, फिर ऑटो चॉइस को समझेंगे कि कितना पैसा हम कैसे कैसे इसको इन्वेस्ट करते हैं। जब एनपीएस में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, एनपीएस को आगे कैसे इन्वेस्ट करेगा, दोनों चॉइस में क्या क्या परसेंटेज ऑफ शेयर्स रहता है, एक टेबल की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि एक्टिव चॉइस में हम अपना पैसा कहाँ किस किस एसेट्स में कितना एलोकेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इक्विटी में कितना एलोकेट कर सकते हैं। जो मेनली जो हम जब भी एनपीएस में बात देखेंगे तो इक्विटी पोर्शन को ही देख कर ही करेंगे, बाकी आप बचा हुआ पोर्शन किसी भी बॉन्ड्स में, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप अपना जो है इन्वेस्ट वहाँ पर आप कर पाएंगे एनपीएस के थ्रू। तो इक्विटी एलोकेशन की जो बात करते हैं, कब करते हैं हम बात एक्टिव चॉइस में, तो एक्टिव चॉइस में कहा जाता है कि अगर आपकी एज 50 से कम है तो आप मैक्सिमम जो इक्विटी में आप पैसा जो आप लगा सकते हैं वो कितना लगा सकते हैं। अगर आप देखें तो वो मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन जो हो 75% है। यानी कि आपकी एज 50 से कम है तो आप मैक्सिमम 75% तक लगा सकते हैं। जब आपकी एज 51 हो जाएगी, लेट्स अज्यूम कि आपने एट द एज ऑफ 50 आपकी 50 एज तक आप इक्विटी में कितना लगा रहे हैं, 75% आप इस ऑलरेडी लगा रहे हैं। जैसे 75% ऑलरेडी आप इसमें पैसा लगा रहे हैं, तो उसके बाद क्या कहा गया कि इसके बाद आपको क्या करना होगा, हर साल जब आपकी एज 51 हो जाएगी तो हर साल आपको कितना लेस करना होगा। यहाँ पे ये देखिए 75% से कितना हो गया 72.5%, यानी कि कितना कम हो गया यहाँ पे 2.5% से इसको लेस कर दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पे मेरी राइटिंग कैसे ही रहेगी, मैं माउस पकड़ कर लिख रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट ईयर फिर देखेंगे तो फिर 2.5% दोबारा से लेस। हर साल जो है यही हो रहा है कि 2.5% लेस। किसका क्या लेस हो रहा है, जो आपका इक्विटी में एलोकेशन यानी कि आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया, जो वो आगे इन्वेस्टमेंट्स होती है फॉर रिटर्न्स। इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट होगी आपके कंट्रीब्यूशन का कितना परसेंट आपकी एज के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। आपने एक्टिव चॉइस किया, ऑलरेडी रहेगा कि आपका 50 की एज तक मैक्सिमम 75% एलोकेट करेंगे। उसके बाद हर साल 2.5% का 2.5% कम करते जाएंगे, ताकि क्यों करते जाएंगे, ताकि जब आपकी मैच्योरिटी हो एट द एज ऑफ 60 जो हम बात करते हैं, तो आपका इक्विटी में जो है, अगर आप देखेंगे तो इक्विटी में वो कितना दिखा रहे हैं, उसके बाद वो आप देख पाएंगे इक्विटी में कितना होगा 50%। यानी कि आपने जितना कंट्रीब्यूट किया उसको सिर्फ 50%, सिर्फ तो नहीं कहना पड़ेगा, 50% आपका इक्विटी में लगाओ और जो बाकी 50% बचा वो कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो, ताकि कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट से कम्प्लीटली हाई रिस्क पे ना हो और आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आपकी जो पेंशन है वो बनी रहे, बिल्कुल जीरो ना हो। वैसे नॉर्मली देखा जाता है कि रिटर्न जो है 9 8 9% रिटर्न इक्विटी पर भी, या ओवरऑल अगर हम देखें एनपीएस में 9% के आसपास रिटर्न मिल जाती है। फिर भी मैं एक बार दोबारा चेक करके आपको ऑनलाइन साथ साथ दिखा दूँ कि अब तक एक एवरेज रिटर्न अगर देखें कि क्या है। तो ये बात होगी हमारी एक्टिव चॉइस की। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑटो चॉइस की। अब हम बात करते हैं ऑटो चॉइस में कि ऑटो चॉइस में कैसे क्या रहने वाला है। देखिए ऑटो चॉइस में कहते हैं कि इन द ऑटो चॉइस द लाइफ साइकिल फंड that you have choose does the assets allocation process for you, maximum equity allocation is 75%। जैसा कि आपने इसमें देखा था कि मैक्सिमम 75% थे एट द एज ऑफ 50, वैसे इसमें भी वही क्या है 75%, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है वो आपको दिखाते हैं। द फंड ऑटोमेटिकली रीबैलेंस योर असेट्स एलोकेशन एज यू गेट ओल्डर टुवर्ड्स लेस इक्विटी एंड मोर डेट। आप इसको कॉर्पोरेट बॉन्ड एक तरह का डेट ही रहता है। You can change your asset level up to 2 times in a financial year. Asset classification A, alternative assets, is only offered in NPA active choice and the upper limit for investing is 5%। जो आपने देखा था कि हमने एक फोर्थ था अल्टरनेटिव का जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का था, वो सिर्फ एक्टिव चॉइस में रहता है, ऑटो चॉइस में नहीं होता, वो भी मैक्सिमम 5% का रहता है। अब देखते हैं कि बिलो सेट लोगों फॉर ईच लाइफ साइकिल फंड। मैंने कहा कि आप तीन तरह से ऑटो चॉइस में तीन आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहला एग्रेसिव, दूसरा वाला कंजर्वेटिव और तीसरा जो है वो है मॉडरेट। क्योंकि इसमें ए का ऑप्शन यानी अल्टरनेटिव जो हमारी एसेट्स है उसका एलोकेशन का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें तीन ऑप्शन कौन से बचेंगे हमारे पास, ईसीजी यानी कि इक्विटी, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर आप 35 ईयर्स की एज आपकी है तो आप इक्विटी में मैक्सिमम 75 लगा सकते हैं, 10% आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगेगा और 15% आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगेगा। जैसे आपकी एज
35 से 40 तक जाएगी, वही 2.5 लेस करते हुए। आई होप सो इट्स विल बी 2.5 एंड 5। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपके 40 आप अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका इक्विटी का एलोकेशन 55%, कॉर्पोरेट में 15 और गवर्नमेंट बॉन्ड में 30। देखा, इक्विटी से कम करके दोनों में बढ़ाया, ज़्यादातर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ऐसे करते हुए जब आपकी एज 55% की हो, जब आपके 55 ईयर्स हो जाएगी तो आप जो इक्विटी में लगा पाएंगे वो 15% मैक्सिमम, 10% इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड 75% इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ऐसे डिफरेंट टाइप के हैं। कंजर्वेटिव में आपका इक्विटी मैक्सिमम 25, उसके बाद कॉर्पोरेट 45 एंड गवर्नमेंट बॉन्ड में 30%। ये पूरी टेबल है, इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। जो है ये कंप्लीट इसका लिंक, जो आर्टिकल जहाँ से मैंने ये चीज़ें पढ़ी और मैंने फ़ोटो ली है, उसका एक आर्टिकल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उस पर आप जाके अच्छे से इस चीज़ को सारा रीड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर अब आप तक कोई हमने वीडियो एनपीएस के बारे में जो जो पढ़ा, जैसे उसका बेसिक पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना, क्या क्या स्कीम्स आई, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, कितनी अमाउंट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट्स फर्दर कहाँ इन्वेस्ट होंगी जहाँ से हमें रिटर्न आएगा, कितना रिटर्न आएगा, कैसे रिटर्न आएगा, ये सब हम अभी तक जान चुके हैं। ये कितने हमारे चार्जेस होंगे, कैसे कुछ रहेगा। अब लेकिन अब बात आ गई कि सब कुछ हो गया, अब हमें वो पैसा वापस कैसे मिलेगा। अब एनपीएस में हमने पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट पर्पज से, उसमें हमने रिटर्न भी कैलकुलेट कर ली, लेकिन अब हमें वापस पैसा हमारे बैंक अकाउंट में हमारे पास कैसे आएगा, उसको भी जानना चाहिए। उसको जानने यानी कि जिसको हम बोलेंगे विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस। इसको एग्जिट भी बोलते हैं कई बार, काफ़ी फाइनेंशियल एडवाइजर्स क्या बोलेंगे, एग्जिट फ्रॉम एनपीएस। नॉर्मली क्या होता है, आपकी जो मेच्योरिटी होती है एनपीएस स्कीम की जो मेच्योरिटी है वो होती है जब आप व्हेन एनपीएस सब्सक्राइबर अटेन्स एज ऑफ 60 ईयर्स में होती है। आप इसको 70 ईयर्स तक भी आगे कर सकते हैं कि आप 60 मैच्योर ना करवाना चाहें, 70 ईयर्स पर आप मैच्योर करवाना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वॉलंटरी बेसिस पे फॉरवर्ड कर सकते हैं या 70 ईयर्स पे इसको मैच्योर करवाना चाहेंगे। हम अभी नॉर्मली बात लेके चलते हैं कि एट द एज ऑफ 60 आप मैच्योर करवा रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं विड्रॉल के लिए। आप 60 ईयर्स के, तो इसमें से आपके दो हिस्से हो सकते हो। 60% आप लमसम अमाउंट, यानी कि अगर हम मान के चलते हैं कि आपका 10 लाख रुपीज़ आपके एनपीएस में जब मैच्योरिटी आपने देखा एट द एज ऑफ 60 10 लाख रुपए थे, तो उसका 60% यानी कि 6 लाख रुपए आप लमसम अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और अदर 40% की यानी कि बाकी 4 लाख रुपए की आप एन्युटी परचेज करेंगे, जिसके बाद आपको क्या मिलेगी, इसकी मंथली पेंशन आपकी बन जाएगी, मंथली पेंशन, मंथली रेगुलर पेंशन। अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था कि सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ है जो सिलेक्ट किए गए हैं ताकि आपको मंथली पेंशन आपको प्रोवाइड करवाई जाए, तो उन यहाँ पर वो जाकर एक्टिव होंगे। 4 लाख रुपए की आप एन्युटी, इसको हम कहते हैं एन्युटी परचेज करना, एन्युटी परचेज की जाती है, जिसके बाद आपको मंथली पेंशन मिलती है। इसमें भी रिटर्न मिलता है, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। इसकी टैक्सेबिलिटी क्या रहती है, जब मंथली पेंशन की इसकी बात करें तो ये टैक्सेबल होता है, जो भी आपका स्लैब रेट रहता है नॉर्मल, जैसे पेंशन सैलरी हमें मिलती है तो उस हिसाब से ये टैक्सेबल होता है, आपके सैलरी हेड में जाता है। जो 6 लाख है, क्या ये लमसम में आपका टैक्स फ्री रहता है? तो मैंने कई जगह जानकारी लेने का प्रयास किया, जो मुझे समझ आया, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। तो इसका रहता है कि आपका टोटल 10 लाख का जो आप लमसम अमाउंट में आप गेन करेंगे, इस 10 लाख का 40% यानी कि 4 लाख, यानी कि इस 6 का इज 4 लाख आउट ऑफ दिस, ये रहेगा आपका बिल्कुल टैक्स फ्री। अगर आप 4 लाख तक अमाउंट निकालते हैं, कि आपने अगर 60% तक आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 40% तक निकालते हैं बिल्कुल टैक्स फ्री है। आप 4 लाख रुपये बैंक में ट्रांसफर कराए कोई टैक्स नहीं, लेकिन आप 6 लाख रुपये निकालते हैं तो बाकी बचा। मैं फिर कहूँगा कि मैंने अलग अलग जगह पढ़ा, जितनी जानकारी मैं जुटा पाया मैं उसके बेस पर बता रहा हूँ, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। इसका जो डिफरेंस बच गया 2 लाख रुपये, अगर आप लमसम में ही निकलवाते हैं तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम काउंट होगी जिस ईयर में आप ये विड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर आप 4 लाख तक निकलवाएं, टैक्स रखें, बाकी की एन्युटी परचेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिनिमम एन्युटी 40% की आपको लेनी ही पड़ेगी, ज़्यादा की आप ले सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर मेरी
रिसर्च के हिसाब से जाएँ तो आप 40% विड्रॉ करें, बाकी की एन्युटी बनवाएँ और धीरे धीरे इसको आप अपने मंथली पेंशन में ले लें, ताकि आपकी एक रेगुलर इनकम बनी रहे। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो आप ये 40% या 60% जो आप अमाउंट निकाल रहे हैं, इसको आप इंस्टॉलमेंट्स में भी निकाल सकते हैं अगले 10 सालों तक, 10 ईयर्स तक। ये जरूरी नहीं कि आप एक साथ ही निकालें, आप इसकी इंस्टॉलमेंट बनवाएं। इसकी 6 लाख की 10 इंस्टॉलमेंट बनी, 60,000 पर एनम भी आप जैसे ये निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। 10 ईयर्स तक आपकी क्या बन जाएगी, इंस्टॉलमेंट फॉर लमसम अमाउंट जो आपकी है। आपको इसके लिए एन्युटी परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट है जो लमसम अमाउंट है उसकी, इसके लिए एन्युटी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको माइंड में भी आ रहा होगा कि हम पैसा लगा रहे हैं, क्या 60 ईयर्स की जब एज हम अटेन कर लेंगे उसके बाद ही निकाल पाएंगे, उससे पहले नहीं निकाल पाएंगे? तो ऐसा नहीं है, कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप बिफोर एज ऑफ 60 ईयर्स आप पैसे कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो सबसे पहली बात की, आप जिस साल में पैसा लगाएंगे, जस्ट एज्यूम कि आप 2015 में एनपीएस सब्सक्राइब किया, या अभी की बात कर रहे हैं 2022 में आप सब्सक्राइब करते हैं, तो नेक्स्ट 3 ईयर्स तक आप पैसे नहीं निकाल सकते। हम बात करते हैं जैसे कि हम मान के चलते हैं, अभी हम एक डेट लेते हैं जो एक हाइपोथेटिकल डेट हो, जस्ट एज्यूम कि हमने 1 जनवरी 2023 को अकाउंट ओपन किया, तो इसके 3 साल तक यानी 3 ईयर्स, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक, हाँ ये हमारा लॉक इन पीरियड रहेगा, हम पैसे नहीं निकाल पाएंगे बिल्कुल भी, हम सिर्फ इसमें पैसे डाल सकते हैं। उसके बाद आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी होंगी। कंडीशंस क्या है, इस डेट से लेकर उस ईयर तक, जब तक आप 60 ईयर्स के नहीं हो जाते, आप 60 ईयर्स के नहीं कर सकते, आप जो पैसे निकाल सकते हैं वो सिर्फ 3 बार ही निकाल सकते हैं, यानी मैक्सिमम 3 टाइम्स आप पैसा निकाल सकते हैं। एक आपने लेट्स अज्यूम कि आपने 2026 में निकाल लिया, फिर 2028 में और फिर 2030 में, और जो भी आपकी ईयर्स है उसके अलावा फिर आप नहीं निकाल सकते। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी जो एज है 2060 में आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे, हम अभी के लिए ये एज्यूम कर रहे हैं। आपकी जो एज है 2060 में जाके 60 ईयर्स की हो जाएगी, और आपने तब तक यानी 2026 से 2060 के बीच सिर्फ 3 बार ही पैसे निकाल सकते हैं। वो भी कितना, वो नहीं कि आप कितना भी पैसा निकालें, उसकी भी एक लिमिट है। वो लिमिट है 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब जैसे कि हमारा पिछले जैसे कि हम एग्जाम्पल में बात करते हैं, तो एग्जाम्पल जो हमने बात की थी, आपका 10 लाख रुपीज़ आपने कंट्रीब्यूट किया जब आप पहली बार निकालने गए, तब तक हम ये डेट भूल जाएं, तो आप पहली बार जब निकालने गए आपने 10 लाख रुपीज़ किया, तो आप इसका मैक्सिमम 25% यानी कि 2,50,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताया, आप 3 टाइम्स में कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 आपने पहले 1 लाख रुपये निकाल लिए, तो अब उसके बाद आपका टोटल कंट्रीब्यूशन अभी भी 10 लाख का ही है। ये सेम है, जब भी आप तीनों निकाल रहे हैं, हम ये एक बार हाइपोथेटिकली मानकर चल रहे हैं। तो आपने 1 लाख रुपये निकाल लिए, तो बाकी 2 में आप टोटल अब कितना निकाल सकते हैं, सिर्फ 1.5 लाख। दोबारा से 9 लाख का 25% नहीं होगा, जितना आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आपने आज तक किया है उसका 25% रहेगा, और वो भी उसमें से अगर आप पहले कुछ निकाल चुके तो वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपने निकाल लिया 70,000, तो अब 1,70,000 आप निकाल चुके, तो लास्ट टाइम में आप कितने निकाल सकते हैं, सिर्फ 80,000। अगर आप फर्स्ट टाइम में ही 2,50,000 निकाल लेते हैं, तो बाकी 2 में आप कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। ये काफ़ी एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। और ये भी नहीं कि आपका मन किया और आप गए कि चलो मेरा तो ऑप्शन है मैं निकाल लूँगा। इसके भी कंडीशन दी गई कि आप किस किस सिचुएशन में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि आपके बच्चों की शादी है, चिल्ड्रन एजुकेशन, पढ़ाई करानी है आपने, चिल्ड्रंस मैरिज, आप चिल्ड्रन मैरिज, बच्चे की शादी के लिए, आपने अपना पहला घर बनाना है, फर्स्ट हाउस की आपको क्या करना है, बिल्ड हाउस के लिए फर्स्ट हाउस। आप ध्यान रखिए कि आप इससे पहले आपके नाम पर कोई भी घर नहीं होना चाहिए, आप किसी के घर आपका कोई जोड़ नेम में भी नहीं होना चाहिए, आपको फर्स्ट हाउस होना चाहिए। उसके बाद क्रिटिकल इलनेस, क्रिटिकल इलनेस, जो क्रिटिकल इलनेस की इलाज के लिए आप हेल्थ इश्यूज़ के टाइम पे आप पैसे निकाल सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस जैसे काफ़ी इसमें दी हुई है, जैसे हार्ट डिजीज़ है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको बताया है। ऐसी काफ़ी जो है नोटिफाई की गई है, और जैसे जैसे नोटिफाई अगर गवर्नमेंट करती है
इसके अंडर, तो भी आप इसको देख पाएंगे कि किन किन क्रिटिकल इलनेस में आप, क्रिटिकल इलनेस होनी चाहिए, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना है और आप यहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस में कौन कौन सी इलनेसेज आएंगी, कौन कौन से हेल्थ इशूज आएंगे, वो प्री डिफाइंड है और उसमें चेंजेस करते रहेंगी गवर्नमेंट की तरफ से, जो जो नोटिफिकेशन आती रहेंगी उसके हिसाब से। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया हार्ट डिजीज़ का, और भी इसमें काफ़ी ऐड है अभी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फाइनेंस नॉलेज को बढ़ाने के लिए और हमारी वीडियोस को तुरंत आपके पास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।